उपस्थित सभी विद्वजनों और लिटरेचर इंथुजियास्ट का अभिनंदन है। स्वागत है डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर। आज हम लोग बहुत कुछ जानेंगे सर से आपके रचना संसार के बारे में। और 40 दशकों का आपका कंट्रीब्यूशन रहा है लिटरेचर में, फिल्म मेकिंग में, थिएटर में। और आपकी रचनाओं को देखकर ये समझ आता है कि जो थीम है डेथ का, वो बहुत डोमिनेंट है आपकी रचनाओं में। तो ये कहाँ से आती है, क्या इंस्पिरेशन है, कैसे, क्यों ये डेथ का डोमिनेंस? ये विषय भी बहुत गंभीर रखा गया है और प्रश्न भी गंभीर है। जब एक ये आयोजन हो रहा हो उत्सव का, उसमें मृत्यु पर बातचीत की जाए तो ये बहुत ही पैराडॉक्सिकल लगता है। तो जितने भी लोग अभी उपस्थित हैं उन सभी से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं कि हम लोग एक मिक्स्ड कल्चर में बड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग की भाषा में हिंदी, अंग्रेज़ी सारी भाषाएं हैं जो बहुत एक्सेप्टेड है। तो 4 दशकों में जितनी भी रचनाएं हुई हैं उसमें मृत्यु ही मुख्य विषय क्यों है? तो ऐसा अनुमान लगाते हैं कि काशी है और यहाँ मृत्यु और मुक्ति है, आदि आदि तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मृत्यु की समझ न हो तो कोई बात नहीं अगर मृत्यु की समझ न हो तो रचना नहीं होती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम लोग मृत्यु का मतलब सोचते हैं कि देहांत, लेकिन और हम लोग उस देहांत से पहले सारी कोशिशें करते हैं कि स्थापित हों, प्रतिष्ठित हों, नाम, पैसा, यश, पद्मश्री, राष्ट्रपति पुरस्कार और न जाने क्या क्या। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है लिट फेस्ट, जैसे जयपुर में भी हुआ, बेंगलोर में हुआ, यहाँ हो रहा है, इसमें कोई चांस मिले, उसमें बोलने का अवसर मिले और सुनने का अवसर मिले, ऐसा शायद हम लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन जो रचनाशीलता और मृत्यु की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस की भी ज़रूरत नहीं है ना? क्योंकि लोग जीवन के लिए हैं, उत्सव के लिए हैं। और जहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा गॉर्जियस चीज़ देखते हैं, नाम देखते हैं, वहाँ आकर्षण होता है। प्रेमचंद 1930 से 35 की कहानियों में लिखते हैं कि देश की जनता को खूब अच्छे अच्छे खूबसूरत बिल्डिंग्स चाहिए, भले ही वो भूखों मर जाए या चिकित्सा के अभाव में मर जाए। तो यहाँ पर जो मृत्यु है वो उसे बहुत संक्षेप में बता करके बातचीत को भी पूरी की जा सकती है कि ये देह का अंत नहीं है। और ये जो हम लोग की कोशिश रहती है जन्म से लेकर के देहांत तक जद्दोजहद की, संसार में अपने आप को कैसे, अपने अस्तित्व की रक्षा करें, एक ऐसा स्थायी प्रेम हो, फिर अपना घर हो, प्रतिष्ठा हो, लोग हमें सम्मान करें, है ना? ये इतनी कोशिशें करते हैं, उसी के बरक्स हम इसके लिए अवेयर नहीं हो पाते हैं कि ऐसी हम कोशिश 3000 साल से, 4000 साल से, 40,000 साल से करते आ रहे हैं। और तभी ये जन्म हुआ उस नासमझी के कारण, क्योंकि वो समझ हम नहीं ला पाए थे पिछले जन्म में कि क्या करना चाहिए। और एक मौका और दे दिया गया है कि वो जो स्ट्रीम ऑफ टाइमलाइन है, जो 40,000 साल से हम जीते चले आ रहे हैं और बॉडी जब हमारा इनकैपेबल हो रहा है, एक नई बॉडी ले रहे हैं, ये जो चला आ रहा है, उससे कैसे बाहर आए इसकी कोई कोशिश नहीं करते। और अगर हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी है और पूरे वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ पीपल हैं, उसमें एक भी आदमी ये कोशिश नहीं करता ये जो टाइमलाइन है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उससे बाहर आके देखें कि क्या है। उससे बाहर आना डेथ है। और जब हम इस टाइम जोन से बाहर आते हैं जहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है, अभी जो प्रेजेंट है इसमें पूरा पास्ट है
और इसमें पूरा फ्यूचर है। आप तो रिसर्च कर रही हैं इंग्लिश में, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानती होंगी। जब हम उस करंट से, उस टाइमलाइन से बाहर आते हैं तो एक ऐसे टाइम में आते हैं जो शाश्वत है। वो क्षण इस टाइम से बिल्कुल अलग है और वो शाश्वत है, इटर्नल टाइम है। उसमें हम आते हैं, तब हम इस जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं, कर चुके होते हैं। और ये जो डेथ होता है हमारा, उसके बाद जब इस टाइमलाइन पे आते हैं, जो शाश्वत है वो रचना है। और इस रचना की अभिव्यक्ति कभी हमने नाटक के ज़रिए की है, कभी फिल्म के ज़रिए की है, कभी कविता के ज़रिए की है, कभी बोल करके की है, कभी अखबारों में लेख लिख कर किया है। तो ये इसलिए करते आ रहे हैं कि लोग उस टाइमलाइन से बाहर आएँ और इतने हज़ार साल से जो उनके पास तकलीफ़ें हैं उससे बाहर आ सके और वो दूसरे पर दोष न दे सके कि यू हर्ट मी। हम खुद हर्ट होते हैं। हैप्पीनेस कोई नहीं चाहता है संसार में, सबको सफरिंग पसंद है। अगर हैप्पीनेस वो चाहते तो वो ये जो पूरा ये यात्रा है उससे बाहर आते। उनको सफरिंग चाहिए, वो खोजते रहते हैं। दे इनवाइट सफरिंग और सारी प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है कि पूरी बातचीत यहाँ पूरी हो जा रही है, लेकिन अगर कोई सवाल बनता है तो आप पूछ सकते हैं। आपने कहा कि ये जो फ्यूचर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से बाहर आना वो डेथ है, और ये जो फिनोमेनन है उसको हमने कोशिश की है कि लिटरेचर के ज़रिए, सिनेमा के ज़रिए अभिव्यक्त कर सकें। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो कॉन्सेप्ट है डेथ का या मृत्यु का, इसकी क्या भूमिका है साहित्य में? पहली बात तो ये कि आपकी जो आवाज़ आ रही है कान में बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, ये वॉइस बहुत अच्छी है और इस वॉइस के पीछे एक वॉइसिंग भी है, क्योंकि आवाज़ तो टिम्बर सभी के पास होता है, लेकिन उसमें कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो वो वॉइस का कोई मतलब नहीं होता है। तो आपकी आवाज़ के पीछे एक वॉइस भी है, शायद इसीलिए अच्छा लग रहा है। ये बड़कपन है सर आपका। और जहाँ तक बात है कि जब तक हम इस टाइमलाइन में रहते हुए रचना करेंगे तो वो रचना वैसी होगी जैसे सूखा पर धूमिल ने कविता लिखी, सूखा खत्म, कविता की प्रासंगिकता भी खत्म। जब विश्व भर से लोग हमसे पूछते हैं मॉडर्न हिंदी राइटर्स में किसको पढ़ें अज्ञेय जी के अलावा, तो हम कहते हैं श्रीकांत वर्मा, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण। उसके बाद मुझसे कोई शब्द नहीं निकलता है ना। लेकिन बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में इतने सारे नाम आते हैं, ONV कुरूप, सच्चिदानंदन, रमाकांत रथ। बंगाली में आप किसी भी लेखक को नहीं पढ़ेंगे तो आप मिस करेंगे, लेकिन हिंदी में अगर आप निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण के बाद किसी को भी नहीं पढ़ेंगे अभी तक, मैंने प्रमोद जी तक जो बैठे हुए हैं, तो आप मिस नहीं करेंगे, है ना। और विश्व में किसी भी साहित्यकार को आप पढ़ेंगे, दोस्तोवस्की से चिनुआ चेबे तक, तो आप नहीं पढ़ेंगे तो मिस करेंगे। तो आखिर बात क्या है? वो बात यही है कि इन लोगों ने काल को जय करने वाली रचना लिखी। हम लोग कहते हैं ना जयशंकर प्रसाद की रचना कालजयी। तो काल को तो तब जय करेंगे जब हम अपने जीवन में भी जय कर चुके हो ना। इसलिए प्रेमचंद और प्रसाद में जब बात होती थी तो ऐसी ही होती थी। प्रेमचंद को प्रसाद ने कहा कि आप नाटक लिखिए, तो वो लिखने गए, बोला कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर जब वो अग्निमित्र नाटक लिख रहे थे जयशंकर प्रसाद, तो उन्होंने सुझाया कि इसको उपन्यास का रूप दीजिए। तो उन्होंने इरावती लिखना शुरू किया, भले वो पूरी नहीं हो पाई, अधूरी रचना हुई। तो ये जो प्रेमचंद प्रसाद में बात हो रही है या भारतेंदु को लेकर बात हो रही है, उसको सुनना चाहिए। तो इतने सुमधुर कंठ के साथ साथ जो हमारे भीतर की जो आंतरिक लय है, तब उसको भी हम सुन पाएंगे और हम किसी को कभी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारी ओर से जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वर्ल्ड के लिए, वो जितना हो पाएगा होगा, मैं नहीं करूँगा, डूअरशिप नहीं रहेगा। और अगर कोई लाभान्वित हो तो ठीक है, हम तो मानव कल्याण के लिए करना चाह रहे थे। आई थिंक यू आर रेफरिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ ऑफ द ऑथर इन अ वे, राइट? क्योंकि ऑथर जब लिखते हैं तो वो लिखकर मुझे लगता है कि उस जगह से हट जाते हैं, और जो बचता है वो सिर्फ उनका जो लिखा हुआ है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है। मुझे लगता है इसको एक एग्जाम्पल से बता दें तो बात पूरी हो जाएगी। वो ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो निश्चय ने कहा कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है।
डेथ ऑफ गॉड। उस समय अस्तित्ववाद की बात थी, किरकेगार्ड से सार्त्र तक। तो एल्बेयर कामू मेटाफिजिकल हो रहे थे। उन्होंने एक प्ले लिखा क्रॉस पर्पस। उसमें माँ और बेटी दोनों का डेथ होता है और एक नौकर रहता है जो खामोश रहता है। वो कामू का गॉड है। वो बताना चाहते हैं कि जो ईश्वर अगर है, निश्चय का ही कहना था ना कि ईश्वर अगर है तो क्यों नहीं इंटरफेयर करता, इतने सब रक्तपात हो रहे हैं। तो कामू उस नौकर के जरिए कह रहे हैं कि ईश्वर इंसान की इस पेटी मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता, वो खामोश रहता है। तो नॉलेज के बारे में अगर डेफिनेशन देना हो तो शायद ये क्रॉस पर्पस देता है कि जो साइलेंस में होना रचना है, साइलेंस में होना डेथ को ओवरकम करना है, साइलेंस में होना ही विजडम है। इसलिए हम लोग भी जब बात कर रहे हैं कम से कम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो एक दो लोग जो भी हैं, हमने कहा ना कि बिलियंस ऑफ पीपल में कुछ लोग हैं जो इस पूरी संघर्ष यात्रा से बाहर आना चाहते हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं संसार से, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, नाम यश पद्मश्री आदि नहीं चाहिए। वो एक दो ही होते हैं। तो जब वो एक दो ही होते हैं, हम लोग देखते हैं ना घर में शादी में कुछ लोग ही काम कर रहे हैं, बैंक LIC में कुछ लोग काम कर रहे हैं 5%, और 95% लोग संख्या है। शेक्सपियर कहते थे हम उनके लिए लिखते हैं 5% के लिए। तो जो 95% दिखता है भीड़, वो संख्या है, और जो 5 है वो कम लगता है, वो तो क्वालिटी है ना। लेकिन 5 से कम हो गया ना, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। तो इसलिए जो हम लोग अभी देख रहे हैं, जिनके साथ हमारे दोस्त लोग यहाँ हैं, क्वालिटी पीपल हैं। तो इसलिए क्वालिटी बात अगर की जाए क्वालिटी लोगों के बीच में, तो शायद ये हम लोग के लिए बहुत, हम लोग ग्रेटफुल होंगे कि कम से कम क्वालिटी पर बात हो सकी। और आपने जो सवाल किया कि डेथ को रचना में कैसे रखा गया है, इस पर हमने एक दोस्तोवस्की की कहानी है वाइट नाइट्स, वो पढ़ सकते हैं। डेथ से बाहर आने के लिए बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी, वो पढ़ सकते हैं, कविताएं लिखी हैं। जैसे एक आत्मसंगीत प्रेमचंद की कहानी है जो बहुत कम पढ़ी गई है हमारे यहाँ, वो इंडियन स्पिरिचुअलिटी के लिए पढ़ी जा सकती है। विश्व की जो 10 प्रेम कथाएं हैं अगर ली जाए, उसमें प्रेमचंद की एक कहानी खुद ही, मैक्सिम गोर्की की कहानी है एन ऑटम नाइट। ये सब पढ़ी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है ये लोग उस धारा से बाहर आकर के रचने की कोशिश किए हैं, और उनको ये नहीं, नाम नहीं कमाना था। उनको जो फील हुआ है, उनको जो अपना आंतरिक लय मिला है, उसको शेयर भी नहीं करना था, उनको लिख जाना था ताकि हम लोग उससे लाभान्वित हों। तो हम लोगों में वो सारे लोग ही बोलते हैं, है ना। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरी निगाह में ऐसा है, ये फिर तो मैं रह ही गया, मृत्यु कहाँ हुई। तो कहने का मतलब सेल्फ छोड़ के कहीं पर थर्ड पर्सन होकर एक पर्सपेक्टिव देना है। ये तो साक्षी होना है। हाँ, साक्षी लेकिन होना जब है। डेथ हो जाता है, हाँ। तो यही मैं रह जाता है। मैं का जब अंत होता है देह के साथ, तो यही मैं बहुत विराट हो जाता है, बहुत विशाल, बहुत बृहत्तर हो जाता है। उस बृहत्तर चेतना से रची हुई रचना ही कविता है। इसलिए कुंवर नारायण जी कहते हैं, अब की अगर लौटा तो मैं बृहत्तर लौटूंगा। बहुत बहुत सुंदर। तो आपने जयशंकर प्रसाद जी और प्रेमचंद जी का नाम लिया। मैं जानना चाहूँगी कि इंडियन लिटरेचर में डेथ को कैसे दिखाया गया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिखाया है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिखाया है, प्रेमचंद ने दिखाया है। और डेथ को उन्होंने, आदमी के डेथ को जिस तरह से दिखाया है वो मेटाफोरिकली हो गया है। मतलब हम लोग किसी बात को समझाने के लिए एक कोई एनालॉजी लेते हैं ना, तो हमारे यहाँ जो अच्छे राइटर्स हुए हैं भारत में, उन्होंने मृत्यु को इस तरह से दिखाया है कि वो एक एनालॉजी बने। जैसे कि हम लोग 6 घंटा 8 घंटा सोते हैं, सपना देखते हैं, बाद में हम लोग इसको सोचते हैं कि हम लोग जगे हुए हैं। उनके लिए ये भी स्वप्न है, और इस स्वप्न से जागने को वो जागना कह रहे हैं अपनी रचना में। तो वो जब जग रहे हैं तो डेथ हो चुका है। इस पर अभी मेरे ख्याल से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ध्यान में आ रहा है कि आप रिसर्च कर रही हैं। बोरहेस की जितनी कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, वो भारत की योग वासिष्ठ से ली गई है, उसके आधार पर है, कॉपी नहीं किया है हमारे यहाँ के हिंदी लेखकों की तरह। बोरहेस की कविताओं में ड्रीम खूब आता है,
क्योंकि योग वासिष्ठ का यही फिलोसफी, पूरा वर्ल्ड एक ड्रीम है। तो ड्रीम को मेटाफर के रूप में, डेथ को मेटाफर के रूप में इंडियन लिटरेचर में लिया गया है, अगर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। जी, और तो इंडियन लिटरेचर में अगर डेथ को मेटाफर की तरह लिया गया है, तो वेस्टर्न लिटरेचर में उसको किस तरह से देखा गया है? वेस्टर्न में तो जो है वो दो ही चीज़ है ना चेतना, कॉन्शियसनेस में बॉडी और माइंड। हमारे यहाँ कॉन्शियसनेस ट्रीपार्टाइट है, बॉडी, माइंड और आत्मन। वहाँ पर आत्मा का सेंस नहीं है, इसलिए वहाँ पर बॉडी, वहाँ पर स्पिरिट कहा गया है, सोल कहा गया है। लेकिन उसको लेकर भी वो एक क्या है, एक ड्रीम ऑफ ए गर्ल करके दोस्तोवस्की ने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। वो एक आदमी सुसाइड करना चाहता है, लेकिन छोटी बच्ची मिलती है, उसके लिए वो जीने लगता है। वहाँ इस तरह से वो मृत्यु को देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे नौशिया जो कहानी है, प्रेम कहानी है सार्त्र की, उसमें भी वो डेथ को एक खास ढंग से देख रहे हैं। चेखोव डेथ को एक दूसरे ढंग से देख रहे हैं, ओ हेनरी एक दूसरे ढंग से देख रहे हैं, है ना। या जो अमेरिकन राइटर्स हैं वो बिल्कुल ही अलग ढंग से देख रहे हैं। हमारे यहाँ ऑस्कर वाइल्ड ने बहुत ही अच्छे ढंग से डेथ को और लव को मिलाया है, कि एक लड़का है जो किसी लड़की से प्यार करता है, और लड़की बोलती है कि तुम मेरे साथ तभी डांस करोगे जब मेरे लिए लाल गुलाब ला के दोगे, और लाल गुलाब का सीज़न नहीं है। बहुत पॉपुलर कहानी है। तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि क्या करे, तो एक बुलबुल है जो ये बात को सुनती है। वो जाकर के गुलाब से बोलती है, सफ़ेद गुलाब से, कि भाई किसी तरह से लाल गुलाब कर दो, कल सुबह भोर तक ही आ जाना चाहिए, नहीं तो वो लड़की उसको रिफ्यूज़ कर देगी। पता नहीं रिफ्यूज़ कर देगी तो क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रेम में बहुत होता है, कोई मुझे रिजेक्ट ना करे, रिफ्यूज़ ना करे। तो अब वो गुलाब, सफ़ेद गुलाब उसको बोलता है, बुलबुल को, कि मेरे जो कांटे हैं उसको तुम अपने सीने में गड़ाओ, पियर्स हो, तो जैसे से खून निकलेगा मेरी पंखुड़ियाँ लाल होती जाएंगी। लेकिन ये सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले भी अरुणिमा, अरुणिमा से पहले प्रत्युष काल, है ना। तो वो बेचारा करता है बुलबुल, जैसे से खून निकलता है उसको तकलीफ होती है और गुलाब लाल होने लगता है। और जब कहता है और करो और करो, जब पूरा 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 कांटा उसको बिध जाता है, काफ़ी कुछ हो जाता है, वो बेचारा तड़प कर नीचे गिर जाता है। बोले देखो सूरज अब उगने ही वाला है, और करो, क्योंकि थोड़ा सा बाकी है, तो मैं फिर से सफ़ेद हो जाऊंगी। वो पूरी ताकत लगा के फिर करता है और मर जाता है बुलबुल। पता नहीं मेल था कि फीमेल, ऑस्कर वाइल्ड ही बता पाएंगे। लेकिन वो जो पूरा गुलाब सुर्ख हो जाता है लाल, और वो लड़का जब खिड़की खोलता है सुबह सुबह देखता है लाल गुलाब, खुश हो जाता है, गुलाब तोड़ता है, जाकर लड़की को दे देता है। इतना ही है। तो डेथ को, दुख को प्रेम से कितने खूबसूरती से जोड़ा गया है। मुझे लगता है कि प्रेमचंद का आत्मसंगीत और ये ऑस्कर वाइल्ड की कहानी मुझे और कुछ कहने के लिए मना कर देती हूँ कि अब फुल स्टॉप ले लो। जिस तरह आपने ऑस्कर वाइल्ड की एक कहानी बताई, तो मुझे ओ हेनरी की द लास्ट लीफ भी याद आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि जिसमें वो अपना मास्टरपीस फाइनली बनाते हैं। मतलब जो इंसान ज़िंदगी भर से एक एम लेकर चल रहा है वो कभी नहीं बना पाते, लेकिन उस लड़की को बचाने के लिए वो एक मास्टरपीस, वो लीफ बनाते हैं, एंड आफ्टर दैट ही डाइज। दैट इज लव, दैट इज लव, राइट। सो आई मीन पत्ती देखती है, अब आज कल सवेरे उठेंगे तो ये पत्ती भी नहीं रहेगी, लास्ट लीफ। हाँ। और देखती है पूरा पत्तियों से भर गया है। इतना खूबसूरत बनाया है कि एकदम लिविंग ट्री लगता है। यस। जबकि उसकी प्रियतमा का प्रियतम है, मतलब उसकी बहन का प्रियतम है। और वो अपना लाइफ दे देता है इसको, उसको जीवित रखने के लिए। दैट इज लव। डेथ वहाँ पर ऐसे आता है। But that death, I think that is, you know, a victory. That is a metaphor for victory. I would say that is a metaphor for satisfaction. जैसे हम कहते हैं कि पहले का कॉन्सेप्ट होता था कि do or die, फिर आया do before you die, और उसके बाद आया कि don't die until you do. So I think that is very beautifully portrayed in this story. We can say कि only love. Only love. जहाँ पर डेथ है ही नहीं। डेथ है ही नहीं, बिल्कुल। तो हम लोग का हो गया आधा घंटा। अच्छा, कोई क्वेश्चन आप लोग नहीं पूछ रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, पूछिए। मैं डर जाता हूँ। नहीं, जब मृत्यु नहीं है तभी प्रेम है। जब भय नहीं है, जब असुरक्षा बोध नहीं है, जब घृणा ईर्ष्या नहीं है, डाह नहीं है, और प्यार चाहिए और मुझे कोई प्यार करिए नहीं है, तभी प्रेम है। उससे नहीं हो पाएगा जी। आपको एक विषय पे सुनने का मन कर रहा है सर।
किससे प्रभाव से मुक्ति? प्रेम के प्रभाव से मुक्ति, लाइक आत्मसात कर लेना, तुम मैं हो जाना, उस पे थोड़ा सा आपको सुनने की इच्छा है। ये जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसको आत्मसात कर लेना, ये अप्रोच ही गलत है। क्योंकि जब हम किसी दूसरे से जुड़ेंगे तो सेपरेट होंगे। ये इस पृथ्वी का नियम है। वो चाहे राम और सीता को हो, चाहे क्रौंच पक्षी हो, चाहे आज किसी को भी हो, कोई भी प्रेम करने का मतलब है सेपरेट होना। ये वाल्मीकि का अभिशाप है इस पृथ्वी पर। क्योंकि बहेलिये ने तीर मारा था क्रौंच पक्षी को और उनको जीने नहीं दिया था, प्रेम नहीं करने दिया था, तो उन्होंने शाप दिया था। मनुष्य जब भी इस पृथ्वी पर प्रेम करेगा उसको ये वियोग की पीड़ा, विरह की यंत्रणा झेलनी होगी। ठीक है, तो रास्ता क्या है? उसका रास्ता ये है कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये हमारी प्रियतमा है, मैं इनका प्रियतम हूँ, ये अप्रोच ही गलत है। ये पहले से मेरे भीतर है, जिसका अक्स मैं इनमें देख रहा हूँ, तो सेपरेशन तो होगा ही नहीं ना। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो विश्व के 10 प्रेम कहानियाँ हैं, 10 प्रेम कहानियाँ हैं, उसमें सबसे ऊपर मैं रखता हूँ प्रेमचंद की कहानी खुदी को, जिसको पीछे 70 साल में किसी ने नहीं पढ़ा है। प्रेमचंद की परंपरा पर बोलने वाले लोग भी। उसमें सिर्फ इतना है कि एक लड़की को पूरा मोहल्ले के लोग पाल पोस के बड़ा करते हैं, एक गरीब लड़की है, और फिर सारे लड़के फिर आकर्षित होते हैं, मैं जुड़ूंगा तुम मुझसे जुड़ो, आदि आदि जो होता है, ऑल नॉनसेंस। अब क्या होता है कि एक दिन वो देखती झोपड़ी में कि कोई पेड़ के नीचे आदमी बैठा हुआ है। वो जाता है, उस आदमी को किसी औरत से दुख मिला है, धोखा स्वाभाविक है, वो किसी औरत से नहीं मिलना चाहता। ये लड़की जाती है, उसको खिलाती पिलाती है, सेवा वेवा करती है, अपने घर ला के रखती है, और उसको उससे पता कर लेती है कि वो क्यों लोगों से इतना अलग रहता है, इंडिफरेंट क्यों है। धीरे 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 दोनों घुलते मिलते हैं और तय होता है कि हम लोग शादी करेंगे। इसको लगता है कि कहीं ये भी वैसा ही न करें। एक दिन वो बिना बताए झोपड़ी छोड़ के चला जाता है। अब ये बैठी हुई है, धीरे धीरे दिन बीतते हैं, महीने, साल। अब सब वो लड़के बोल रहे हैं कि अब मेरे में से किसी को चुन ले। किसका इंतजार कर रही है? वो अब नहीं आएगा। तो वो जो लड़की है वो बोल रही है कि वो गया ही कहाँ है जो मैं इंतजार करूँगी, वो तो मेरे पास है। जो मैंने अभी बोला उसको बताती हुई ये कहानी प्रेमचंद की खुद ही, कि इन सेपरेशन यहाँ है ही नहीं है। वी आर इनसेपरेबली वन, दैट इज लव। दो है तो एक करने की कोशिश करेंगे ना, दो है ही नहीं है पहले से भी मेरे भीतर। वो गया कहाँ जो मैं उसका इंतजार करूँगी बैठ के, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो गया।